ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स में से एक माने जाते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि वह प्रकाश को भी अपने चंगुल से बाहर नहीं निकलने देता। ब्रह्मांड में अरबों विशालकाय ब्लैक होल मौजूद हैं, जिनमें से एक तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में ही मौजूद है। हमारी पृथ्वी से 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद इस ब्लैक होल का द्रव्यमान 30 सूर्यों के बराबर है। लेकिन यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड में ढूंढे गए अभी तक के सबसे विशाल ब्लैक होल का द्रव्यमान 100 अरब सूर्यों के बराबर है। इसका डायमीटर इतना ज्यादा है कि अगर आप इसके एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश की रफ्तार से भी जाने की कोशिश करेंगे, तब भी आपको 2 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा। ब्लैक होल अपने आसपास आने वाली किसी भी चीज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन क्या कोई चीज इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है? आखिर किन तरीकों से एक ब्लैक होल को खत्म किया जा सकता है, और क्या उनकी मौत के बाद हमारे ब्रह्मांड का भी अंत हो जाएगा? ये सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इनका बहुत ही आसान उत्तर देने वाले हैं। ब्लैक होल को खत्म करने के तरीकों को जानने से पहले आइए ब्लैक होल के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको वीडियो को समझने में थोड़ी आसानी रहे। ब्लैक होल मुख्य रूप से 3 हिस्सों से बना होता है। इसका पहला और सबसे मुख्य हिस्सा होता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी असल में एक बहुत ही छोटा सा बिंदु होता है, और ब्लैक होल में गिरने वाले हर एक ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान इसी छोटे से बिंदु में इकट्ठा होता रहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसे ही एक बिंदु से हमारे ब्रह्मांड की भी शुरुआत हुई थी। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले एक सिंगुलैरिटी में हुए कुछ डिस्टरबेंस की वजह से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे इस छोटे से बिंदु की बाउंड्री बढ़ने लगी और यह तेज रफ्तार से फैलने लगा। बहुत ही कम समय में इसने हमारे ब्रह्मांड का रूप ले लिया, और आज भी ये लगातार फैलता ही जा रहा है। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा होता है, और वैज्ञानिक बताते हैं कि यहाँ पर जाने के बाद फिजिक्स पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है। वैज्ञानिक एक ऐसी थ्योरी की तलाश में है जो सिंगुलैरिटी जैसे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर पाए। हमारे पास फिलहाल 3 तरह की अलग-अलग फिजिक्स है। पहली है क्लासिकल फिजिक्स, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करती है जिनका साइज और द्रव्यमान इंसानों के दृष्टिकोण से नॉर्मल होता है। इसके बाद आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करती है जिनका द्रव्यमान और साइज बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे ग्रह और तारे। ब्रह्मांड में मौजूद बहुत ही सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक परमाणु के अंदर मौजूद पार्टिकल्स और उनके बिहेवियर को समझने में क्वांटम फिजिक्स हमारी मदद करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो सिंगुलैरिटी इन तीनों ही फिजिक्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। सिंगुलैरिटी का साइज तो क्वांटम लेवल पर होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा होता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं, ताकि एक ऐसी थ्योरी को बनाया जा सके जो ब्रह्मांड में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर पाए। अगर भविष्य में ऐसी कोई थ्योरी बनती है तो उसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाएगा। खैर, ब्लैक होल का दूसरा मुख्य हिस्सा होता है इवेंट होराइजन। आप इस तस्वीर में ब्लैक होल के जिस हिस्से को देख रहे हैं वह असल में इवेंट होराइजन ही है। यह असल में ब्लैक होल की बाउंड्री होती है, जो सिंगुलैरिटी को चारों तरफ से ढककर रखती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लैक होल असल में अंतरिक्ष में कोई होल होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा सच नहीं है। ब्लैक होल का शेप भी बिल्कुल एक ग्रह या तारे जैसा ही स्फेरिकल होता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी के केंद्र को इसकी ऊपरी लेयर्स और सतह के ऊपर मौजूद वातावरण कवर करके रखता है, वैसे ही ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी को कवर करने का काम इवेंट होराइजन करता है। इवेंट होराइजन को द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, यानी ब्लैक होल का एक ऐसा पॉइंट जहां पर जाने के बाद वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है। इवेंट होराइजन में जाने के बाद रिक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाती है, जो किसी भी द्रव्यमान वाली चीज के लिए अचीव करना इम्पॉसिबल होता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एस्केप वेलोसिटी उस रफ्तार को कहते हैं जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल सकते हैं। एक उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी करीब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी अगर आप किसी गेंद को इस रफ्तार से आसमान में फेंकेंगे तो वह जमीन पर वापस नहीं गिरेगी बल्कि सीधा अंतरिक्ष में चली जाएगी।
इवेंट होराइजन के बाद आता है ब्लैक होल का तीसरा हिस्सा, जो हर एक ब्लैक होल में मौजूद नहीं होता। इस हिस्से को कहा जाता है अक्रीशन डिस्क। स्क्रीन पर आप इंसानों द्वारा कैप्चर की गई पहली ब्लैक होल की तस्वीर को देख सकते हैं। यह ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ही केंद्र में मौजूद है और इसके आसपास मौजूद पीले और नारंगी रंग के हिस्से को ही अक्रीशन डिस्क कहा जाता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के नजदीक आता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। वह ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ब्लैक होल में एंटर नहीं करता, बल्कि वह पहले उसका चक्कर लगाता है। जैसे जैसे वह ब्लैक होल के नजदीक बढ़ता है, वैसे वैसे उसके चक्कर लगाने की रफ्तार भी बढ़ने लगती है और वह ऑब्जेक्ट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। जब यही छोटे टुकड़े आपस में टकराते हैं तो उनसे हीट और लाइट रिलीज होती है, जो हमें चमकती हुई अक्रीशन डिस्क के रूप में दिखाई देती है। यह हर ब्लैक होल में नहीं पाई जाती, क्योंकि कुछ ब्लैक होल ऐसे होते हैं जिन्होंने करोड़ों सालों से किसी भी मैटर को अपनी तरफ नहीं खींचा होता। इस वजह से उनके आसपास कोई भी ऐसी चीज चक्कर नहीं लगा रही होती। ऐसे ब्लैक होल्स को अंतरिक्ष में डिटेक्ट करना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत कठिन चीज होती है। तो ये थे ब्लैक होल के 3 मुख्य हिस्से। आइए अब ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय करने के एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। चीजों को आसान रखने के लिए हम एक चांद के बराबर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, ब्लास्ट एटॉमिक बॉम्ब्स नियर इट। परमाणु बम इंसानों और इंसानी प्रॉपर्टी को तो चुटकियों में खत्म कर देते हैं, लेकिन क्या हो अगर इनका इस्तेमाल एक ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाए। अगर हम चांद के बराबर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के आसपास एटॉमिक बॉम्ब्स को छोड़ेंगे तो चीज अच्छी होने की जगह और ज्यादा खराब हो जाएगी। ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर खींच लेते हैं, फिर चाहे वह मैटर हो या फिर एनर्जी। एटॉमिक बॉम्ब को ब्लैक होल के पास फोड़ने से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और ब्लैक होल उस एनर्जी को अपने अंदर खींच लेगा। ब्लैक होल का द्रव्यमान और उसका साइज आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जैसे जैसे ब्लैक होल का द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। एटॉमिक बॉम्ब द्वारा रिलीज की गई एनर्जी ब्लैक होल के द्रव्यमान को बढ़ाएगी और वह डिस्ट्रॉय होने की बजाय और भी ज्यादा बड़ा होने लगेगा। हमारा पहला एक्सपेरिमेंट असफल रहा। ब्लैक होल के आसपास किसी भी बम को फोड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वह इनडायरेक्टली ब्लैक होल को और ज्यादा विशाल बनने में मदद करेंगे। नंबर 2, एंटीमैटर। एंटीमैटर मैटर का ही अपोजिट रूप होता है। एक मैटर और एंटीमैटर के पार्टिकल में चार्ज के अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो क्या होगा अगर हम चांद के द्रव्यमान बराबर एंटीमैटर को हमारे ब्लैक होल के अंदर डाल दें? शायद आपको ऐसा लगे कि इससे ब्लैक होल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जब एंटीमैटर और मैटर आपस में टकराते हैं तो वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और प्योर एनर्जी को रिलीज करते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ब्लैक होल्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही उनके अंदर कोई ऑब्जेक्ट इंटर करता है, वह उसकी पास्ट आइडेंटिटी को पूरी तरीके से डिलीट कर देते हैं। यानी वह ऑब्जेक्ट पहले क्या था, कैसा था और उसका चार्ज क्या था, उससे ब्लैक होल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक मैटर की गेंद को ब्लैक होल में डालेंगे और फिर एक एंटी मैटर की गेंद को ब्लैक होल में डालेंगे तो दोनों से ही ब्लैक होल का द्रव्यमान बढ़ेगा। वह दोनों गेंदें भले ही हम इंसानों के नजरिए से पूरी तरीके से अलग हों, लेकिन एक ब्लैक होल के लिए वह दोनों एक समान होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एंटी मैटर डालने से भी ब्लैक होल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि उसका साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 3, एंटी ब्लैक होल। ब्लैक होल साइज और द्रव्यमान में भले ही बहुत बड़े हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक बेसिक लेवल पर बिल्कुल फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे होते हैं। एक फंडामेंटल पार्टिकल की मेनली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं: इलेक्ट्रिक चार्ज, स्पिन और मास। जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान, स्पिन और नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल वैसे ही ब्लैक होल्स में भी यही 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ब्रह्मांड में मौजूद कुछ ब्लैक होल्स में इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिव चार्ज होता है, तो कुछ में प्रोटॉन की तरह पॉजिटिव चार्ज। ऐसे में क्या हो अगर हम एक नेगेटिव चार्ज वाले ब्लैक होल की एक पॉजिटिव चार्ज वाले ब्लैक होल से टक्कर करा दें? यह सुनने में भले ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो, लेकिन ऐसा करने के बाद भी ब्लैक होल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। दरअसल जैसे ही 2 अपोजिट चार्ज वाले ब्लैक होल आपस में टकराएंगे, उनके चार्ज पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। ब्लैक होल के डिस्ट्रॉय होने की बजाय आपको एक 2 गुने द्रव्यमान का ब्लैक होल मिल जाएगा, जिसका चार्ज न्यूट्रल होगा, बिल्कुल एटम में मौजूद न्यूट्रॉन पार्टिकल की तरह। यह दोनों ही ब्लैक होल आपस में टकराने से पहले एक दूसरे का बहुत तेज रफ्तार से चक्कर लगाने लगेंगे।
और अंत में आपस में टकराकर एक बन जाएंगे, तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट भी फेल रहा। डिस्ट्रॉय द इवेंट होराइजन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इवेंट होराइजन ब्लैक होल की बाउंड्री को कहते हैं। यह ब्लैक होल का वह हिस्सा होता है जो सिंगुलैरिटी को ढककर रखता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इवेंट होराइजन को एक्स्ट्रा चार्ज या फिर एक्स्ट्रा स्पिन के जरिए हटाया जा सकता है। हर ब्लैक होल की एक स्पिन लिमिट होती है, यानी एक ऐसी लिमिट जिसको पार करने के बाद उस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन हटने लगता है। ब्लैक होल बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन जैसा होता है। जब वॉशिंग मशीन खुलता है तो वो भी कपड़ों को बाहर की ओर फेंकती है, और कुछ ऐसा ही ब्लैक होल भी करता है। क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वॉशिंग मशीन की तरह इसमें चीजें हमें बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई नहीं देती। जब एक ब्लैक होल रोटेट करता है तो उसका इक्वेटोरियल रीजन यानी मध्य भाग बाहर की ओर निकलने लगता है, जिस वजह से वह अपने ध्रुवों से चपटा दिखाई देने लगता है। इस शेप को ऑब्लेट स्फीयर कहा जाता है, और ब्रह्मांड में मौजूद हर एक तेज रोटेट करने वाला ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट इसी शेप का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी का भी असली आकार असल में ऑब्लेट स्फीयर ही है। स्पिन के अलावा अगर ब्लैक होल को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाए तब भी वह अपनी इवेंट होराइजन को खो देता है। अगर हम अपने चांद के द्रव्यमान बराबर वाले ब्लैक होल को ज्यादा स्पिन या चार्ज देंगे तो वो भी अपनी इवेंट होराइजन को खो देगा, और अंत में हमें सिर्फ एक छोटा सा बिंदु मिलेगा जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह सिंगुलैरिटी ओवरऑल ब्लैक होल के मुकाबले बहुत कम खतरनाक होगी। आप इसके जितना करीब चाहें उतना करीब जा सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा सिंगुलैरिटी से टच नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में आएंगे यह तुरंत ही आपको अपने अंदर खींचकर खत्म कर देगी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इवेंट होराइजन को खत्म करना शायद फिजिक्स को पूरी तरीके से तोड़ना होगा। वह बताते हैं कि या तो ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा या फिर इसके होने से हमारे ब्रह्मांड का ही अंत हो जाएगा। अब यह बात सुनने में भले ही बहुत विचित्र लगे, लेकिन यह पूरी तरीके से फिजिक्स के नियमों पर टिकी हुई है। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लैक होल है जिसका चार्ज नेगेटिव है। हम इस ब्लैक होल को ओवर चार्ज करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स को डालना शुरू कर देते हैं ताकि इसके चार्ज को और ज्यादा नेगेटिव बनाया जा सके। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को ब्लैक होल के अंदर डालते जाएंगे वैसे वैसे ब्लैक होल और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और प्रक्रिया चल रही होगी जो शुरुआत में तो नहीं लेकिन बाद में हमें क्लियर रूप से समझ आने लगेगी। जैसा कि आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि दो एक जैसे चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल को और ज्यादा नेगेटिव बनाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स को डालना और भी मुश्किल होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ब्लैक होल किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ही नहीं खींचेगा, यानी वह कभी ओवर चार्ज हो ही नहीं पाएगा। ओवर चार्ज न होने का मतलब है कि उसका इवेंट होराइजन भी सिंगुलैरिटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कुछ ऐसा ही हमें ब्लैक होल के स्पिन के केस में भी देखने को मिलता है। हम ब्लैक होल के स्पिन को एक हद तक ही बढ़ा सकते हैं और उसके बाद इसे बढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये तो थी पहली पॉसिबिलिटी, लेकिन क्या हो अगर हम सच में एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को हटाकर उसकी सिंगुलैरिटी को अनकवर कर पाएं? वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसा करने का मतलब होगा हमारी करंट फिजिक्स को पूरी तरीके से खत्म कर देना। असल में सिंगुलैरिटी जितनी सिंपल दिखती है असलियत में उतनी सिंपल होती नहीं। सिंगुलैरिटी भले ही एक पॉइंट हो, लेकिन यह पॉइंट फिजिकल डायमेंशन में नहीं बल्कि टाइम डायमेंशन में मौजूद होता है। आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिंगुलैरिटी की ओर जाते हैं तो असल में आप समय में आगे बढ़ रहे होंगे और फ्यूचर में जा रहे होंगे, क्योंकि सिंगुलैरिटी फ्यूचर में ही मौजूद होती है। मैं जानता हूँ यह सुनने में अविश्वसनीय लग रहा होगा, लेकिन यही ब्लैक होल की डरावनी सच्चाई है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर टाइम और स्पेस का मतलब ही खत्म हो जाता है। यह दोनों चीज एक जैसी ही बन जाती है और कई बार तो एक दूसरे की जगह ले लेती है। अगर आप एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में घुस जाते हैं तो वहां से वापस आना इसलिए इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि आप असल में भविष्य में जा रहे होते हैं और समय में यात्रा कर रहे होते हैं। वहां से वापस आने का मतलब सिर्फ वापस आना नहीं बल्कि समय को पूरी तरीके से रोकना होगा, जो इम्पॉसिबल है। जब आप सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रहे होंगे तब वह आपको आपके सामने नहीं दिखाई दे रही होगी बल्कि वह भविष्य में मौजूद होगी। और जैसा कि आप जानते ही हैं
कि भविष्य में मौजूद किसी भी चीज को देखना इम्पॉसिबल है, और यही कारण है कि आप सिंगुलैरिटी को कभी देख नहीं पाएंगे। जब आप सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएंगे तब आप सिर्फ इसे एक्सपीरियंस करेंगे। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ सकता है कि जब आप सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ रहे होंगे तब आपको कुछ तो दिखाई देगा, वह चीज आखिर क्या होगी? असल में इस जवाब का कोई उत्तर ही नहीं है। सिंगुलैरिटी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि यहाँ पर समय और स्पेस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। यानी सिंगुलैरिटी से जुड़ी किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेडिक्ट करने का मतलब होता है किसी इवेंट के होने का समय और स्थान पता लगाना, लेकिन क्योंकि सिंगुलैरिटी में इन दोनों चीजों का कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए किसी चीज को प्रेडिक्ट करना भी इम्पॉसिबल होता है। इसका मतलब ये भी है कि अनकवर्ड सिंगुलैरिटी के अंदर से कभी भी कोई भी चीज बाहर आ सकती है, फिर वह चाहे एक फल हो या फिर पूरा का पूरा सौरमंडल। मैं जानता हूँ यह सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही फिजिक्स और ब्लैक होल्स की खूबसूरती है। अभी भी वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी जैसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए नई नई थ्योरीज बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास इन्हें स्टडी करने का कोई भी सटीक तरीका नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ब्लैक होल को असल में क्या चीज डिस्ट्रॉय कर सकती है? इसका सीधा सा उत्तर है समय। ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन नाम की एक प्रक्रिया के जरिए धीरे धीरे अपने द्रव्यमान को अंतरिक्ष में खोते रहते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, जिस वजह से एक छोटे से ब्लैक होल को भी पूरी तरीके से इवेपोरेट होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। हमारे चांद के द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को नेचुरली इवेपोरेट होने में 10⁻44 सालों का समय लग जाएगा, यानी 10 के आगे 44 जीरोज बराबर का समय। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में आज तक जितने भी विशाल ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन हुई है वो आज भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड के अंत में जो आखिरी ऑब्जेक्ट बचे होंगे वह असल में ब्लैक होल्स ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल का क्या नाम है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।